सिकंदर का भारत पर आक्रमण और उसके प्रभाव। सिकंदर प्राचीन यूनान देश के एक छोटे से राज्य मैसेडोनिया अर्थात मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र और महान दार्शनिक अरस्तु का शिष्य था, जिसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम ओलंपियस और पत्नी का नाम रुक्साना था। वस्तुतः सिकंदर को अलेक्जेंडर तृतीय और अलेक्जेंडर मैसेडोनिया नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता फिलिप द्वितीय 359 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के शासक बने थे, लेकिन 336 ईसा पूर्व में पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर मात्र 20 वर्ष की अल्प आयु में यूनान की गद्दी पर बैठा। सिकंदर को विश्व विजेता बनने की प्रेरणा पिता से विरासत में मिली थी। जब वो मैसेडोनिया का राजा बन गया, तब उसकी इच्छा विश्व विजेता बनने की हो गई। इसी कारण वो अपनी सेना की विशाल व विशिष्ट टुकड़ी को लेकर विश्व विजय अभियान के लिए यूनान से 334 ईसा पूर्व में निकलकर पूर्वी सीमा की ओर बढ़ने लगा। वो लगभग 12 वर्षों तक विभिन्न राज्यों को जीतता, भारत भूमि पर संघर्ष व विरोध को झेलता हुआ वापस अपनी भूमि को लौटते हुए बीच रास्ते में ही मर गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानी रैबिट के बैनर तले इतिहास की परख। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, जहां हम इतिहास की प्राचीनता को भारत के संदर्भ में हुए अलेक्जेंडर सिकंदर के आक्रमणों एवं उसके प्रभावों के आलोक में क्या कुछ घटित हुआ, उसको जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम समस्त यूरोप की बात करें तो सबसे पहले यूनान में ही 900 ईसा पूर्व के आसपास में सभ्यता और संस्कृति का विकास हो चुका था। वैसे तो यूनान सांस्कृतिक दृष्टि से एशिया पर निर्भर था, उसका यूरोप से संपर्क नहीं था, जबकि भारत के लोग यूनान से परिचित थे और जहां के निवासियों को यवन कहा जाता था। 6ठी सदी ईसा पूर्व में यूनान के विभिन्न गणों को मिलाकर राज्यों की स्थापना हुई, जो कि उन्नत स्थिति में थे, जबकि 4ठी ईसा पूर्व में यूनान के मकदूनिया नामक छोटे से राज्य ने साम्राज्यवाद का सहारा लिया और यूनान के छोटे छोटे राज्यों को पराजित कर बड़े साम्राज्य की नींव डाली। फिलिप द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सिकंदर गद्दी पर बैठा। वह अत्यंत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जिसने यूनान से होकर एशिया के विभिन्न प्रांतों पर अपना राज्य स्थापित किया और साथ ही अपनी विजय पताका से भारत को भी प्रभावित किया। मकदूनिया के सिंहासन पर बैठते ही सिकंदर ने सर्वप्रथम यूनानी सैनिकों की एक विशाल सेना को तैयार किया और अपने संपूर्ण जीवन को युद्ध के प्रति न्यौछावर करते हुए अपनी सेना की सहायता से एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, बेबीलोन और बैक्ट्रिया को जीत लिया। उसके बाद उसने 331 ईसा पूर्व में ईरान पर आक्रमण कर हकमनी साम्राज्य के राजा दारा तृतीय को पराजित किया। इन सब के बीच दारा तृतीय भागकर बल्ख पहुंचा। सिकंदर ने दारा की राजधानी पर्सिपोलिस को बुरी तरह से जला दिया। उसके पश्चात वो दारा का पीछा करता हुआ बल्ख आ गया और उसे भी अपने अधीन कर लिया। सिकंदर के इस अभियान का आंखों देखा वर्णन लेखक नियार्कस ने अपने विवरण में लिखा है। इस प्रकार सिकंदर ने 330 ईसा पूर्व तक संपूर्ण ईरानी साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। सिकंदर विश्व विजय की महान अभिलाषाओं को लेकर 329 ईसा पूर्व के आसपास सीस्तान पर अधिकार करते हुए दक्षिण अफगानिस्तान में प्रवेश किया। यहां इसने अपने नाम से अलेक्जेंड्रिया नगर बसाया, जिसे अब कांधार कहते हैं। इसके बाद वो अपनी सेना के साथ हिंदू कुश पर्वत को पार करता हुआ निकैया पहुंचा। यहीं से वो अपनी सेना को 2 भागों में बांटते हुए एक को हेफिस्तियन और दूसरी टुकड़ी को परिक्रस नामक सेनानियों के सुपुर्द किया। ईरानी साम्राज्य को अपने अधीन करके सिकंदर भारत की ओर बढ़ा। उस समय पश्चिमोत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जो किसी भी बाहरी शक्ति के विरुद्ध आपस में एकजुट नहीं थी, अर्थात उनमें आपस में वैमनस्व का भाव था, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का हमेशा प्रयास करते रहते थे।
जिसके कारण उनकी वीरता और बहादुरी के पश्चात भी सिकंदर एक एक करके उन्हें जीतने में सफल हुआ। सिकंदर एक महान योद्धा के साथ साथ एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी था। राज्यों को विजित करने के बाद वो उनके साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लेता था और उन्हें उपहार आदि देकर उनके राज्य को वापस लौटा देता था। इस प्रकार सिकंदर अपनी अधीनता में शासन का अधिकार दे देता था और बदले में उनकी सहायता लेकर अन्य राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें अपने नियंत्रण में लेकर मित्र राजाओं को अपने अधीन करके उस राज्य की देखभाल का जिम्मा सौंपता था। सबसे पहले उसने हिंदू कुश के उत्तर में स्थित शशिगुप्त नामक राजा पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। फिर उसे राज्य लौटाकर अपना मित्र बना लिया। शिशुगुप्त सिकंदर से संतुष्ट हो गया और बदले में उसने भारत पर आक्रमण के लिए सिकंदर की मदद की। इसके पश्चात इस क्रम में अन्य छोटे छोटे राज्य जैसे पुष्कलावती, काबुल आदि राज्यों ने भी उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। लेकिन आगे बढ़ने पर सिकंदर को भिन्न भिन्न स्थानों पर अत्यंत तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस क्रम में सिकंदर का सामना अश्वक राज्य के राजा व वहां के नागरिकों से हुआ, जो अत्यंत बहादुर थे। यह राज्य प्राचीन काल के स्वात के पास स्थित था। वस्तुतः अश्वक राज्य को पराजित करके सिकंदर ने गौर पर भी आक्रमण किया, जो सहायता के अभाव में सिकंदर से पराजित हो गया। आगे बढ़ते हुए सिकंदर का सामना गांधार के शासक हस्ती से हुआ, जिसने सिकंदर को 1 माह तक आगे बढ़ने से रोके रखा। इन सब घटनाओं से पता चलता है कि भारत के लोग अत्यंत बहादुर तो थे, लेकिन उनमें एकता का अभाव था, जिसके कारण वे आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं करते थे और इसी का फायदा बाहरी शक्तियां उठाती थीं। संभवतः जब सिकंदर अपने इन अभियानों में व्यस्त था, उसी समय तक्षशिला के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर से मित्रता करने के लिए निमंत्रण भेजा और हर संभव मदद पहुंचाने का वादा किया, जिसका मुख्य कारण पुरु राज्य से उसका वैमनस्य था। सिकंदर उसके पास पहुंचा और उसका बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कैकेय देश का राजा पुरु एक वीर एवं साहसी शासक था। सिकंदर ने आम्भी की सहायता लेकर अपने मित्र शासकों के साथ अपनी शक्ति को मजबूत किया। तत्पश्चात उसने पुरु के पास संदेश भिजवाया कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन जवाब में राजा पुरु ने कहा कि वह उसका सामना रणभूमि में करेगा। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना झेलम नदी के पश्चिमी किनारे पर आकर खड़ी हो गई, तो दूसरी तरफ कैकेय राज पुरु की सेना झेलम नदी के पूर्वी छोर पर डट गई, जिसे हाइडेस्पीच या वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। लंबे समय तक दोनों सेनाएं झेलम नदी के विपरीत छोर पर खड़ी रहीं। वस्तुतः सिकंदर पुरु की विशाल एवं सुसंगठित सेना को देखकर आक्रमण करने का साहस नहीं जुटा पाया। सेना के पड़ाव से कुछ मील की दूरी पर नदी में एक टापू था, जो कि निर्जन था। सिकंदर ने उस स्थान का जायजा लिया और तत्पश्चात सूखे पुआल की मदद से नौकाएं तैयार करके रात की मूसलाधार बारिश में चुपके से झेलम पार करने का विचार किया। इस क्रम में सिकंदर अपने कुछ सैनिकों को पड़ाव के स्थान पर छोड़कर बाकी सैनिकों को लेकर टापू के पास पहुंचा, जहां पानी कम था, और वहीं से अपने सैनिकों को सिकंदर ने चुपके से नदी पार करा दी। नदी पार कराने के पश्चात सिकंदर के सैनिक आगे बढ़े। तब जाके पोरस के गुप्तचरों को सूचना मिल सकी और फिर उन्होंने राजा को इसकी जानकारी दी। पोरस ने अपने बेटे को युद्ध के लिए आदेश दिया और फिर पोरस का लड़का सिकंदर का मार्ग रोकने के लिए अपनी घुड़सवार सैनिक टुकड़ी के साथ आगे बढ़ा। सिकंदर ने जब ये देखा तो अपनी घुड़सवार सेना की छोटी टुकड़ी को उनका सामना करने के लिए आगे भेजा। पोरस के सैनिकों ने उनकी संख्या का अनुमान लगाकर उनसे भिड़ंत की। तभी सिकंदर की सेना का बड़ा भाग अपने सैनिकों की सहायता के लिए आगे आ गया। ये देखकर पोरस के सैनिकों के हाथ पांव फूल गए। बारिश की वजह से चिकनी मिट्टी हो जाने के कारण पीछे लौटने में असमर्थ पोरस का लड़का अपने सैनिकों के साथ मारा गया। सूचना मिलते ही राजा पुरु ने स्वयं सेना का नेतृत्व संभाला
और दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। परंतु रात में भीषण बारिश की वजह से जमीन गीली और कीचड़ युक्त हो गई थी। इस वजह से पोरस के रथ ठीक प्रकार से उसमें चल नहीं पा रहे थे। उनके पहिए धंसे जा रहे थे, जिससे रथ बेकार हो गए। जबकि सिकंदर ने रणनीति के तहत अपने सैनिकों को बता रखा था कि हाथी से अधिक महावतों पर आक्रमण किया जाए। इससे बहुत सारे महावत वीरगति को प्राप्त हुए और हाथी अनियंत्रित हो गए। पीछे लौटकर हाथियों ने अपनी ही सेना को कुचलना प्रारंभ किया। पोरस की सेना को बहुत अधिक क्षति का सामना करना पड़ा, परंतु वह अंत तक लड़ता रहा और उसका दाहिना कंधा घायल हो गया। सिकंदर ने पोरस के पास संधि के लिए दूत पर दूत भेजे। अंत में पोरस के मित्र मैरोस को भेजा गया। इससे पोरस संधि के लिए तैयार हो गया। पोरस को जब सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। राजा पोरस ने गर्व के साथ उत्तर दिया कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। उसके इस कथन से सिकंदर अत्यंत प्रभावित हुआ और उसने उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया और उसे अपना मित्र बना लिया। इस तरह पोरस और सिकंदर का ये वार्तालाप विश्व इतिहास में अमिट अक्षरों में दर्ज हो गया। पोरस की मित्रता से सिकंदर को बहुत लाभ हुआ और उसने सिकंदर को अन्य भारतीय प्रदेशों के विजय में सैन्य बल, धन बल आदि हर प्रकार से सहायता प्रदान की। पुरु को परास्त करने के पश्चात सिकंदर ने वहां 2 नगरों की स्थापना की, जिनके नाम क्रमशः बाऊ केफला, जो उसके प्रिय घोड़े की याद में, और दूसरा निकैया, जो विजय की देवी के नाम पर बसाया गया था। उसके पश्चात सिकंदर ने अद्रिज और कठ आदि राज्यों को युद्ध के बल पर जीता। लेकिन लंबे समय से युद्ध करती हुई सिकंदर की सेना ने आगे जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो लोग थक चुके थे। ये देखकर सिकंदर ने अपने ओजस्वी भाषण से उन्हें प्रभावित करना चाहा, परंतु असफल रहा। संभवतः सेना के मना करने के कई कारण थे। जैसे पहला कारण ये था कि सेना लगातार युद्ध करते करते थक चुकी थी और सैनिक अपने घर वापस जाना चाहते थे, क्योंकि भारत की जलवायु यूनान की जलवायु से काफी अलग थी, जिसके चलते भी सैनिक परेशान थे। दूसरा कारण शायद ये हो सकता है कि अब मगध के साथ युद्ध करना था, जो एक विशाल सेना का नेतृत्व करता था, जिससे सैनिकों के मन में डर उत्पन्न हो गया होगा, क्योंकि पोरस के साथ युद्ध में उन्हें काफी परेशानी हुई थी। इस तरह 19 महाभारत में रहकर सिकंदर को 325 ईसा पूर्व में व्यास नदी से ही वापस लौटना पड़ा। वापस लौटने के दौरान वह कैकेय राजा में राजा पोरस के पास रुका। वहां रहकर उसने अपने जीते हुए प्रदेशों का प्रबंध किया। तत्पश्चात सिकंदर ने झेलम नदी के दक्षिण की ओर प्रस्थान किया और कुछ अन्य छोटे छोटे गणराज्यों जैसे सौभूति, मालव और क्षुद्रक को जीतकर अपने अधीन कर लिया। फिर सिकंदर ने दक्षिण पश्चिम पंजाब के राज्यों के संघ पर भी आक्रमण किया और उन्हें भी पराजित कर दिया। इस तरह सिकंदर अपने देश की ओर वापस लौटते हुए रास्ते में जो भी प्रतिरोधी राज्य आया उसे युद्ध में पराजित करते हुए सिंधु के मुहाने पर पहुंचकर अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया, जिसके एक भाग को न्यार्कस के नेतृत्व में समुद्र मार्ग से और दूसरे भाग को लेकर वह स्वयं स्थल मार्ग से बेबीलोन की तरफ चला। रास्ते में उसे तीव्र ज्वर हुआ और 32 वर्ष की अल्पायु में सिकंदर की मृत्यु हो गई। संभवतः हम कह सकते हैं कि सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव भारत पर कई रूपों में पड़ा। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर के आक्रमण से भारतीयों को संस्कृति एवं सभ्यता प्रदान हुई, परंतु यह कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति यूनान की संस्कृति से काफी उच्च स्थिति में थी। भारतीयों की दृष्टि में सिकंदर के आक्रमण की घटना सैनिक रूप से चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न रही हो, परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से नगण्य थी। सिकंदर आंधी की तरह आया और तूफान की तरह निकल गया। उसके जाने के साथ ही उसकी बनाई गई सारी व्यवस्था नष्ट हो गई और भारतीयों ने अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त कर लिया। यूनानी आक्रमण से सबक लेकर
भारतीयों ने अपने सैन्य शक्ति का विस्तार किया और अपनी दुर्बलताओं को दूर करने का प्रयास किया। इन प्रयासों में वे सफल भी हुए। सिकंदर की विजय ने भारत से यूनान तक के लिए व्यापारिक मार्ग प्रदान किया और व्यापारिक नगरों का स्थान बढ़ा दिया, जिससे भारत में यूनानी प्रकार के सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। इस प्रकार हमने देखा कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव केवल सैनिक था। जब तक वो भारत में रहा, यहाँ शांति बनी रही, और जैसे ही वो यहाँ से निकला, भारतीयों ने दास्ता के जुए को उतार फेंका और अपनी पराजय से सबक लिया। धन्यवाद। ये एपिसोड हमारे व्यूअर को कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस एपिसोड से जुड़े बोनस पॉइंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, जहां हमने अपने प्रयास से सभी तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर दिया है। नमस्कार।